हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल। और आज हम क्या नाम है कि यूरोपीय आगमन में डचों का भारत में आगमन ये टॉपिक पढ़ेंगे। ये सेकंड पार्ट हमारा होगा। पहले पार्ट में हमने पुर्तगालियों का आगमन हमने पढ़ा दिया था, वो की वीडियो पड़ा हुआ है। और ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग डचों का भारत में आगमन पढ़ेंगे। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हुआ क्या था कि यहाँ पे क्या नाम है, पुर्तगाली जब आए थे, ठीक है, पुर्तगालियों का शासनकाल चला, अभी भी चल रहा है, ठीक है। इसके बाद डच आए। अब डच जब भारत आए तो उन्होंने कहाँ से शुरुआत की, कैसे शुरुआत की, उनका उद्देश्य क्या था, ये सब हम लोग डिटेल में आज जानेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए ये वर्ल्ड का मैप है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देखिए कुछ चीज़ें हम आपको बता दें कि डच जो थे, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ हाँ, कुछ चीज़ें हम देखो आपको बता दें कि जो डच थे, डच कहाँ के निवासी थे। एक्चुअली डच जो हैं वो पोलैंड के, और क्या नाम है, नीदरलैंड, जो नीदरलैंड और पोलैंड हमारा कहाँ पड़ता है, वो यहाँ पड़ता है, ठीक है। नीदरलैंड पोलैंड जो है वो वहीं के निवासी थे। ये हमारा एक्चुअली यहाँ पड़ता है, नीदरलैंड और पोलैंड, ठीक है, इस क्षेत्र में पड़ता है। ये यूरोप का ही पार्ट है। तो नीदरलैंड और क्या नाम है, पोलैंड के ये निवासी थे। कौन? ये डच। डच जो थे वो नीदरलैंड पोलैंड के निवासी थे। भारत में डचों का जो आगमन है, ठीक है, अब एक चीज़ पढ़िएगा। अब भारत में आने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें हम बता देते हैं। देखिए जो डच जो थे वो यहाँ से चले थे, और यहाँ से चलने के बाद में सबसे पहले भारत नहीं आए थे, ठीक है। भारत के क्षेत्र में, मतलब एशिया एरिया में ये लोग डच जो थे वो व्यापार करने के लिए आए थे, वो तो सबको मालूम है। अब व्यापार वो कहाँ पे उन्होंने शुरुआत की थी, तो वो देखिए मैं आपको बता दूं कि उन्होंने भारत में शुरुआत नहीं की थी, ठीक है। भारत में उन्होंने शुरुआत नहीं की, तो उन्होंने शुरुआत की थी, ये देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है, ये वाला क्षेत्र जो हमारा पड़ता है वो पड़ता है इंडोनेशिया का क्षेत्र, ठीक है। ये वाला क्षेत्र जो पड़ता है वो हमारा पड़ता है इंडोनेशिया का क्षेत्र, ठीक है। अब इंडोनेशिया का जो क्या नाम है कि क्षेत्र जो पड़ता है, तो इसमें क्या हुआ, सुमात्रा जैसे महाद्वीप हो गया, जैसे, एक सेकंड, ये जैसे द्वीप है ये वाला, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ, ये वाला जो द्वीप है वो सुमात्रा है, इंडोनेशिया है इसी क्षेत्र में, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये लोग सबसे पहले डच कहाँ आए थे, तो वो आए थे इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जब डच आए थे तो उन्होंने यहाँ पर मसाले के, मुख्यतः मसाले का व्यापार करने के लिए ये लोग इंडोनेशिया जो द्वीप है उसमें ये लोग पहुँचे। फिर वहाँ से उन्होंने सोचा कि हम लोग भारत में भी व्यापार करेंगे। तो ये लोग भारत में कब आए थे, तो सबसे पहले भारत में डचों का आगमन जो है वो 1595 ईस्वी में, ठीक है। डचों ने क्या किया, फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, देखिए डच हमारे कहाँ से आए थे, डच ये आए थे यहाँ से आए पहले इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से वापस फिर ये लोग भारत आए थे, ठीक है। पहले यहाँ से ये आए, इसके बाद यहाँ से ये आए। तो क्वेश्चन कभी कोई पूछ देता है कि क्या नाम है कि डच सबसे पहले कहाँ गए थे, तो वो है इंडोनेशिया द्वीप पे। वहाँ पे मसालों की व्यापार के लिए गए थे। फिर इसके बाद वहाँ से फिर वापस क्या नाम है भारत आए थे। तो भारत जब वो डच आए थे तो वो कब कब आए थे, तो भारत में डच 1595 ईस्वी में आया था। 1595 में सबसे पहला आदमी कौन था, तो वो था कार्नोलिस नाम का एक व्यक्ति था, वो भारत में सबसे पहले आया था, ठीक है। अब आगे हम बढ़ाते हैं आपको। तो ये देखिए मैप में हमने आपको तो बता दिया। अब आगे हम थ्योरी के रूप में हम इसको जानेंगे। तो आइए आगे हम चलते हैं। देखिए ये आ गया हमारा डच। डच जो थे वो नीदरलैंड और पोलैंड के निवासी थे, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। डच जो थे वो नीदरलैंड और पोलैंड के निवासी थे। एक सेकंड रुक जाओ, इसमें क्या हो गया, हाँ ये आ गया, ठीक है। इसके बाद भारत में डचों का आगमन हम लोग जानते हैं कि 1595 ईस्वी में भारत आने वाला फर्स्ट डच नागरिक कौन था, तो वो है कार्नोलिस। ये याद रखना, एग्जाम में पूछ देता कभी कभी डायरेक्ट कि भारत आने वाला फर्स्ट नागरिक डच कौन था, तो वो है कार्नोलिस। कार्नोलिस क्या हुआ था कि सबसे पहले आया था भारत में, ठीक है। आगे हम जानते हैं, आगे हम ये जानते हैं, एक सेकंड, हाँ,
आगे जानते हैं कि डचों की कंपनी का नाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक्चुअली होता क्या है कि देखिए ये हमारा है मान लो यूरोप, ठीक है, एशिया हमारा ये है। तो सीन क्या है कि जो डच के जो एरिया के जो निवासी थे, जैसे हमारे सॉरी डच कह रहा हूँ, यूरोप के एरिया के जो निवासी थे, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांसीसी हो गया, डच, पुर्तगाली, ये सब यूरोपीय कंपनियाँ थी, ठीक है। तो यूरोपीय कंपनियाँ जब इस तरफ आ रही थी तो एशिया इस तरफ पड़ता है, तो इस साइड जो इस तरफ आ रही थी ये साइड पड़ता है पूर्वी साइड, ठीक है। ये साइड कौन सा पड़ता है? पूर्वी साइड। तो पूर्वी को इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं, तो इसीलिए ईस्ट, और भारत में व्यापार करने आ रहे थे, तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी सब अपनी क्या नाम है कि अपनी जो जहाँ के निवासी थे वो चीज़ें लगा करके और आगे ईस्ट इंडिया कंपनी जरूर लगाते थे। जैसे जैसे पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज आए थे तो क्या नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच आए तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस आए तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब अलग अलग अपना लगाते हैं, ठीक है। अब तो क्या नाम है कि डच जो कंपनी थी उसका क्या नाम था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे हम देखते हैं, जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि उस समय भारत में शासन किसका चल रहा था? उस समय अकबर का शासन बहुत ही ज़ोरों-अंदाज़ी चल रहा था। अकबर कौन था? तो अकबर मुग़ल शासक था। उस समय मुग़लों का राज बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। वो टाइम कौन सा था? तो वो अकबर का जो टाइम था वो 1556 से लेकर के और 1605 ईस्वी तक ये जो चल रहा था शासनकाल, वो अकबर का था, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 ईस्वी में स्थापित की। अब इसमें देखिए क्वेश्चन तो कई सारे इससे बन सकते हैं, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक सेकंड। हाँ, इसमें देखिए डचों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डचों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, तो वो है मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? मछलीपट्टनम पड़ता है आंध्र प्रदेश साइड। अब मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मान लो ये हमारा है इंडिया का साउथ रीजन, ठीक है, दक्षिण भारत। अभी सीन क्या होता है कि ये हमारा है पूर्वी साइड, ये हमारा है पश्चिमी साइड, ठीक है। ये हमारा गुजरात ये अपना चला गया, अब ये भारत मान लो है, ठीक है। अभी मछलीपट्टनम हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमारा ये पड़ता है, ये वाला एरिया, ठीक है। अभी आंध्र प्रदेश में कब स्थापित की? तो वो है 1605 ईस्वी में, ठीक है। 1605 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित की। अब देखिए फैक्ट्री कोरोमंडल तट क्या होता है, तो मैं आपको कोरोमंडल तट बता देता हूँ। कोरोमंडल तट क्या होता है कि ये वाला जो पूर्वी साइड होता है, समुद्र किनारे का जो निचले भाग होता है, उसका जो पूर्वी भाग होता है, ये वाला एरिया, ये वाला, ये हमारा कोरोमंडल तट है, ठीक है। ये कौन सा तट है? तो ये हमारा कोरोमंडल तट है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि डचों ने 1602 ईस्वी में बिहार, उड़ीसा, गुजरात और कोरोमंडल तट और आदि में व्यापार बढ़ाने की कोशिश की। देखिए मैं आपको बता दूं कि जितनी भी पुर्तगाली जो आए थे वो लोग समुद्र के किनारे अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन इन्होंने क्या नाम है कि जो बीच का एरिया है, जैसे कि समुद्र के किनारे तो ये लोग व्यापार करते ही करते थे। जैसे मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश समुद्र के किनारे है, लेकिन ये लोग बिहार रीजन, उड़ीसा रीजन और इन बीच एरिया में भी ये लोग व्यापार करने की कोशिश करते थे, ठीक है। और आदमी व्यापार करने की कोशिश की और 1609 ईस्वी में डचों को सफलता मिल गई, ठीक है। 1609 ईस्वी में इनको सफलता भी मिल गई। अब आगे देखते हैं, डचों ने मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में जो पड़ता है, सूरत गुजरात में जो पड़ता है, तराइकल और हुगली कहाँ पड़ता है? हमारा ये पड़ता है पश्चिम बंगाल। नागपट्टनम कहाँ पड़ता है? इस समय प्रेजेंट टाइम वो तमिलनाडु में पड़ता है नागपट्टनम। और कोचीन केरल, मतलब एरिया में उन्होंने कोठियाँ भी खोल ली, ठीक है। डचों ने मछलीपट्टनम, सूरत, तराइकल, हुगली, नागपट्टनम और कोचीन में उन्होंने कोठियाँ भी खोल ली थी। आगे देखते हैं, डचों का बंगाल में अपना पहला स्थायी क्या नाम है कि डचों का बंगाल में अपना पहला स्थायी वो कोठी कौन सी थी? देखिए एक सेकंड। डचों का बंगाल में अपनी पहली स्थायी किला या फैक्ट्री डालने का सपना बंगाल में 1627 ईस्वी में पूरा हो गया, ठीक है। 1627 ईस्वी में पूरा हुआ। और बंगाल में पीपली, देखिए ये चीज़ क्वेश्चन याद रखना, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। बंगाल में पीपली नामक स्थान पर कोठी बना ली, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बंगाल में जो कोठी बनाई थी उसका नाम किस एरिया में बनाई थी? तो वो है पीपली नामक स्थान पर
कोठी बनाई थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं डचों को हुगली तक पहुंचने के लिए 1553 ईस्वी तक का समय लगा। ठीक है, हुगली एक्चुअली क्या है, आज वो एक हुगली जगह है। ठीक है, और इसी हुगली नदी जो आज है, जो गंगा का जो एक सहायक नदी है हुगली नदी, वो हुगली नदी क्या नाम है कि वहीं बंगाल में पड़ती, तो हुगली कहाँ पड़ता होगा, वो बंगाल में पड़ता होगा। ठीक है, पड़ता है, होगा नहीं, पड़ता है। ठीक है, डचों में हुगली पहुँचने के लिए 1553 ईस्वी तक का समय लगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हुगली में कब्जा करने के बाद, हुगली में जब इन्होंने डचों ने कब्जा कर लिया तो चिनसुरा में डचों ने गुस्ताबुच नामक किले का निर्माण किया। चिनसुरा क्या है, चिनसुरा एक स्थान का नाम है और वहाँ पे गुस्ताबुच नामक किले का निर्माण भी किया। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि डचों ने कालीकट कहाँ पड़ता है, केरल में। ठीक है, जहाँ पे वास्को डी गामा आया था, जिस तट पर। ठीक है, डचों ने कालीकट, कोचीन और केरल के कुछ भागों में अपना व्यापारिक केंद्र खोला। ठीक है, डचों ने कहाँ पर केंद्र खोला, कालीकट, कोचीन और केरल के कुछ भागों में भी अपना व्यापार का केंद्र खोल लिया। आगे देखते हैं, डचों ने 1690 में अपना व्यापारिक केंद्र मछलीपट्टनम से बदलकर नागपट्टनम को बनाया। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डच ने क्या नाम है, डचों ने जो मछलीपट्टनम जो क्या नाम है अपना केंद्र था, व्यापारिक केंद्र जो था, वो मछलीपट्टनम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, वहाँ से बदल करके कहाँ बनाया, तो वो है नागपट्टनम। अभी नागपट्टनम कहाँ पड़ता है, वो हमारा पड़ता है तमिलनाडु में। कब बनाया, तो वो है 1690 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं, डचों ने मसाले, नील, अफीम, कपास आदि का व्यापार करते थे। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि डच जब सबसे पहले इंडोनेशिया द्वीप में जब आए थे तो वहाँ पे उन्होंने मसालों का व्यापार किया। ठीक है, लेकिन जब वो भारत आए तो उन्होंने मसालों के व्यापार में इतना ध्यान नहीं दिया जितना कि कपड़े में उसको दिया। ठीक है, कपड़ा जो होता था, वस्त्र उद्योग जो है, उसमें ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, किसने, डचों ने, क्योंकि देखिए मसाले का व्यापार तो उस समय पुर्तगाली जोरों जोर से कर रहे थे। ठीक है, और डच भी आ गए थे, तो डचों का जो मसालों का व्यापार होता था तो वो इंडोनेशिया से ही पूरा हो जाता था। इन्होंने कुछ अलग करने की सोची और इन्होंने भारत में वस्त्र कपड़े का व्यापार में ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अभी ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एक सेकेंड। हाँ, 1759 में डचों और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, अभी अंग्रेज़ देखिए आए नहीं हैं, अंग्रेज़ अभी आएंगे। ये सब अंग्रेज़ के आने के बाद का क्या नाम है, ये प्रक्रिया है पूरी। ठीक है, तो अंग्रेज़ कब आए, तो अंग्रेज़ 1600 ईस्वी में आए। वो हम आगे आने वाले जो तीसरा वीडियो है उसमें पढ़ाएंगे, जब अंग्रेज़ों का आगमन होगा उसमें हम आपको बताएंगे अंग्रेज़ कैसे क्या हुआ, विस्तार हुआ, सब बताएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि डच और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ। वो कब हुआ, वो 1759 में अंग्रेज़ों और डचों के बीच में युद्ध हुआ। और इस युद्ध का नाम क्या पड़ा, इस युद्ध का नाम था वेदरा का युद्ध। ठीक है, तो ये याद रखिए कि पूछ सकता है कि वेदरा का युद्ध कब हुआ, तब वो हुआ 1759। ठीक है, 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ। इसमें हुआ क्या, इसमें देखिए डच अंग्रेज़ी जो कंपनियां थी, अंग्रेज़ी जो वो था हुकूमत थी, वो काफ़ी ताकतवर थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डचों को हरा दिया अच्छी तरीके से। जब इन्होंने डचों ने हरा दिया, उस समय उसका डच जो अंग्रेज़ी सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उसका नेतृत्व देखिए मैं आपको बता दूं, आपने नाम सुना होगा लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव नामक एक व्यक्ति था, वो क्या नाम है कि अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व से अंग्रेज़ी सेना ने डचों को 1759 ईस्वी में हरा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज़ों से हारने के बाद में डचों ने अपनी सारी कोठियाँ, इसके बाद क्या हुआ कि समय बीतता गया। अब डच भी जान गए थे कि अब हमारा यहाँ से पतन होने की शुरुआत हो गई है। ठीक है, क्योंकि फिर वो यहाँ से बताइए भारत से जाने का उनका रीज़न ये था कि उनकी इतनी ताकत बची नहीं थी। ठीक है, जितने कि अंग्रेज़ और पुर्तगाल उस समय तेज़ी से बढ़ रहे थे। ठीक है, और इनको मसाले के जो व्यापार होता था वो अपना इंडोनेशिया से हो ही जाता था, इतना कुछ खास था नहीं। तो ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों से हारने के बाद में डचों ने अपनी सारी कोठियाँ अंग्रेज़ों को बेच दी और 1759, ठीक है, 1759 में ईस्वी में वो पूर्ण रूप से चले गए। तो अंग्रेज़ों से हारने के बाद में डच क्या हुए कि सारी कोठियाँ अंग्रेज़ों को बेच दी और 1795 ईस्वी में 1795 सॉरी 59 नहीं है, 1795 ईस्वी को क्या नाम है कि यहाँ से चले गए। कब चले गए, 1795 ईस्वी को पूर्ण रूप से यहाँ से भारत से चले गए।
तो दोस्तों क्या नाम है कि यहाँ पर डचों का आगमन काफ़ी छोटा टॉपिक था, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो यहाँ पर डचों का आगमन जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और क्या नाम है कि इसके बाद हम अंग्रेज़ों का क्या नाम है आगमन पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल डचों का आगमन ख़त्म हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक्चुअली आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो आज इसलिए थोड़ा सा नर्वस टाइप का लग रहा हूँ मैं, और जुकाम भी है बहुत तेज़ी से, हल्का हल्का फीवर भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। तो आप लोग खुद देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, और हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। उम्मीद करता हूँ चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं रखा होगा तो अभी आप कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल अगले वीडियो में, ठीक है। नमस्कार।